Hello everyone, myself is Jitendra sir. First of all, a very happy good morning to all of you. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, अल्फ़ा बीटा गामा जो लीनियर कोफिशिएंट था आपका, ठीक है ना, और सुपरफिशियल कोफिशिएंट था एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट था। इन सब में हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था और क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, ठीक है। आज वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे, जैसे कि थर्मल स्ट्रेस हो गया, थर्मल स्ट्रेन हो गया, इन सारे टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग चलिए पढ़ते हैं थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन क्या होता है, देखते हैं। तो अगला टॉपिक जो है वो थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। थर्मल, पहले स्ट्रेन देखेंगे। बात समझिए, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग का क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को दो रिजिड सपोर्ट के बीच में रख देते हैं। क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिजिड सपोर्ट के बीच में ऐसे हम लोग रख देते हैं और अब हीट करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करना स्टार्ट करते हैं। जब इसको रिजिड सपोर्ट में रख देंगे और हीट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, इसमें जो थर्मल एक्सपेंशन होगा उसका क्या होगा, अपोज होगा, राइट। थर्मल एक्सपेंशन का क्या हो जाएगा, अपोज हो जाएगा और इस वजह से इस पे क्या क्रिएट हो जाएगा, बोलिए, थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो फिर से आप समझिए, अगर हम किसी भी रॉड को या किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को इस तरह से क्या किए हुए हैं, दो रिजिड सपोर्ट के बीच में रख दिए हैं, तो अगर हम इसे हीट करेंगे तो इसमें क्या होना चाहिए, थर्मल एक्सपेंशन होगा, लेकिन ये रिजिड सपोर्ट क्या करेगा, उसका अपोज करेगा, राइट। इस वजह से इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन जनरेट हो जाएगा। क्लियर है, इतना सिंपल सा बात है। मान लीजिए इसका लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कितना है, अल्फा है। तो अगर हम थर्मल स्ट्रेन अगर पहले हम लोग स्टडी करना चाहें, थर्मल स्ट्रेन, तो हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। भाई स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, आपने पहले ही पढ़ लिया है। स्ट्रेन क्या होता है, बोलिए, स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ, स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, ये होता है स्ट्रेन। बट यहाँ डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ 1D बॉडी है, अगर लीनियर बॉडी है तो इसमें क्या होगा, लेंथ में चेंज आएगा। तो यहाँ अगर हम स्ट्रेन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मान लीजिए बॉडी का ओरिजिनल लेंथ कितना हो, L हो, और इसको हीट करने पे कितना चेंज आ सकता है, डेल्टा L का। तो जो स्ट्रेन हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग एक्चुअली क्या नाम देंगे, थर्मल स्ट्रेन। क्या नाम देंगे, थर्मल स्ट्रेन। वो क्या हो जाएगा, डेल्टा L अपॉन L हो जाएगा। अब लीनियर एक्सपेंशन में आपने पढ़ा है, जो चेंज इन लेंथ आता है वो क्या होता है, L, राइट। चेंज इन लेंथ को आपने क्या स्टडी किया है, L इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, जहां पे डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, L क्या है, इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड है, अल्फा क्या है, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। इसमें रखेंगे जो थर्मल स्ट्रेन आएगा वो क्या बन जाएगा जी, थर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, डेल्टा L की वैल्यू क्या है, ये पूरा रख देंगे तो क्या हो जाएगा, L अल्फा इंटू डेल्टा टी अपॉन क्या आ जाएगा जी, बोलिए, यहाँ पे क्या है, इनिशियल लेंथ। तो L से L कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये क्या आ गया, स्ट्रेन का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया, स्ट्रेन का फॉर्मूला। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कैसे बोल सकते हैं इसको, इफ वी पुट रॉड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट and increase the temperature of the body या rod, then these rigid supports opposes the expansion of the rod, right. That means here creates the thermal stress and strain. So thermal strain क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, थर्मल स्ट्रेस। अगला पॉइंट क्या है जी, थर्मल स्ट्रेस। तो भैया थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। थर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या हो जाएगा, अब आप जानते हैं सिंपली स्ट्रेस क्या होता है, या आपने पढ़ा है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो क्या लिखते हैं, स्ट्रेस। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आता है, y, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस केस में यंग मॉडुलस बोलेंगे। स्ट्रेन हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, लॉन्जिट्यूडनल टाइप का है। तो हम लोग y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, या जहां पे स्ट्रेन है, स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, बोलिए, या सीधा आप लिख दीजिए यार, स्ट्रेन तो आ गया हमारा ना, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, थर्मल स्ट्रेस
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, y इंटू थर्मल स्ट्रेन। y इंटू स्ट्रेन क्या है जी, अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ये क्या हो गया आपका, थर्मल स्ट्रेन हो गया, थर्मल स्ट्रेस हो गया। क्लियर रहेगा। फिर से एक बार देखेंगे फटाफट पूरा रूल क्या है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दो रिजिड सपोर्ट के बीच में रखते हैं और उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो जब हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो रिजिड सपोर्ट है ये क्या करेगा, ये इनके एक्सपेंशन का अपोज करेगा, जिससे इसमें क्या हो जाएगा, थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन आ जाएगा, राइट। और अगर हम थर्मल स्ट्रेन फाइंड कर रहे हैं तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा। अब लीनियर एक्सपेंशन में आपने पढ़ा है डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड क्या होता है, एल अल्फा इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे रख दिया तो हमारा जो थर्मल स्ट्रेन आ गया वो कितना आ गया, अल्फा इंटू डेल्टा टी आ गया। दूसरा पॉइंट, जो थर्मल स्ट्रेस है वो क्या होता है, अब आप जानते हो, ठीक है ना। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, वाई इंटू स्ट्रेन, जहां पे वाई क्या है, यंग मॉडुलस है, यहां वाई क्या है जी, यंग मॉडुलस है, राइट। ये वाई क्या हो गया, यंग मॉडुलस है। और अगर इसको हम लोग फॉर्मूले में डालते हैं वाई इंटू स्ट्रेन के लिए, तो स्ट्रेन क्या है आपका, अल्फा इंटू डेल्टा टी है। तो जो थर्मल स्ट्रेस निकल के आ जाता है वो कितना निकल के आ जाता है, वाई अल्फा इंटू डेल्टा टी आ जाता है। ओके, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहां हम लोग चाहें फोर्स की वैल्यू निकालना, किसकी वैल्यू निकालना चाहें, फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है, तो हम लोग फोर्स भी निकाल सकते हैं। आप जानते हैं बड़ा सिंपली, थर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। तो आगे हम बढ़ेंगे अब, और आपका क्या हो जाएगा ये वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे देखेंगे हम लोग तो आपको समझ में आ जाएगा पूरी वैल्यू क्या क्या होने वाली है। ओके, सो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें हीट कैपेसिटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो ये हो गया आपका हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट। आगे हम देखते हैं तो क्या होता है, जरा समझते हैं। चलिए देखिए, अगला पॉइंट क्या है, हीट कैपेसिटी, राइट। लेट अस सी व्हाट इज मीन बाय द हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय थर्मल कैपेसिटी। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, कितना बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, यानी यूनिटी डिग्री बढ़ाने के लिए जो आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, क्या प्रोवाइड कर रहे हो, जो आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए, थर्मल कैपेसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थर्मल कैपेसिटी, राइट, या हीट कैपेसिटी उसका नाम हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल एस से। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ हीट required, the amount of heat required to raise the temperature of whole, पूरे बॉडी का टेम्परेचर, होल बॉडी by 1 degree centigrade, okay, is called thermal कैपेसिटी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल कैपेसिटी बोलेंगे, राइट। जरा समझिएगा यहां पे, थर्मल कैपेसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस। आगे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे, उसको हम लोग स्मॉल एस से करते हैं। तो थर्मल कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस, राइट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीट गिवन। अच्छा, हीट गिवन भी हो सकता है और हीट आउट भी हो सकता है, रिलीज भी हो सकता है ना। जब टेम्परेचर कम होगा, 1 डिग्री कम करेंगे तो हीट क्या हो सकता है, रिलीज भी हो सकता है। अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आप हीट प्रोवाइड करोगे, राइट। तो दोनों केस हो सकता है। अपॉन क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, राइट। ये किसका हो गया फॉर्मूला, बोलिए, ये हो गया
हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हो गया? हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। अगर इसका हम लोग यूनिट देखें, एसआई यूनिट, तो क्या बनने वाला है? एसआई यूनिट इज व्हाट? क्यू मतलब क्या हो गया? हीट एनर्जी जूल, और ये क्या हो जाएगा? पर केल्विन, जूल पर केल्विन हो जाएगा, राइट। अगर हम इसका डायमेंशन फार्मूला फाइंड करें, क्या फाइंड करें? डायमेंशन फार्मूला, तो क्या बनेगा? एस इज इक्वल टू, ये एनर्जी है ना, और एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ml² T⁻⁻², अपॉन ये क्या है? टेम्परेचर है, तो क्या लिखेंगे? केल्विन। तो क्या मिल जाएगा? ml² T⁻² और K⁻⁻1 इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द, बोलिए, हीट कैपेसिटी। क्लियर रहेगा? तो एक बार फिर से डिफाइन करेंगे। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, किसी भी बॉडी का, पूरे बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने हो या घटाना हो, जब बढ़ाएंगे तो आप हीट प्रोवाइड करेंगे, जब कम करेंगे तो क्या होगा? हीट रिलीज होगा। तो वही क्या हो गया? अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड और रिलीज्ड, राइट, टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ होल बॉडी बाय यूनिटी, टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ होल बॉडी बाय यूनिटी इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी और द थर्मल कैपेसिटी। इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करेंगे और फार्मूला आपका क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन डेल्टा टी। मान लो ये कोई बॉडी है, इसका आपने टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया? डेल्टा टी, और कितना हीट दिया? क्यू दिया, तो जो हीट कैपेसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? क्यू बाई डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे अगर एसआई यूनिट देखें तो क्या हो जाएगा? ये क्या है? हीट एनर्जी है। एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल, आप जानते हैं। और ये क्या है? टेम्परेचर चेंज है, तो इसको मतलब टेम्परेचर क्या होता है? एसआई में केल्विन होता है, तो यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर केल्विन। और डायमेंशन क्या हो जाएगा? इस तरह से आप डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अगला पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगला क्या स्टडी करेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखिए क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, देखते हैं क्या होता है। और सब लोग ध्यान से इसको स्टडी करिए और क्या करिए? क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहिए, हम भी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। पहले थोड़ा सा थियरी आगे बढ़ जाए। तो अगला पॉइंट हम स्टडी करने वाले हैं, बोलिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कोई अगेन एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? m ग्राम है। कितना है? m है मास, समझिए ऐसा। और इसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हैं। कितना बढ़ाना चाहते हैं? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप कुछ इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, राइट। क्या करेंगे आप? हीट प्रोवाइड करेंगे। क्या करने के लिए? इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज करने के लिए, राइट। तो जितना अमाउंट ऑफ आप हीट प्रोवाइड करेंगे 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर से हम रिपीट करेंगे, किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, राइट, जो हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर रहेगा? तो आप ध्यान से देखिए, यहां पे अगर हम डिफाइन करें यहां पे, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree centigrade या by unity by 1 degree centigrade is called specific हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं भाई उसको? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, इसका रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है। अगर मान लीजिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाउन करते हैं तो ये क्या करेगा? हीट रिलीज करेगा, तब भी बात वही बनेगा। अगर 1 ग्राम सब्सटेंस का आप टेम्परेचर 1 डिग्री डाउन करें तो जितना हीट एनर्जी रिलीज होगा उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस बोल सकते हैं। क्लियर रहेगा? बात समझ में आया कि नहीं आया? और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एस। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एस से, राइट। तो आप समझिए, मान लीजिए यहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? एस है। तो क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ हीट गिवन, ठीक है ना, टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस,
मान लीजिए कोई m ग्राम का एक आपके पास मास है, इसका टेम्परेचर आपने कितना बढ़ा दिया, डेल्टा टी बढ़ा दिया, राइट। तो 1 ग्राम का कितना बढ़ाओगे आप, राइट, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से, तो क्या करेंगे, Q अपॉन m इंटू डेल्टा टी लिखेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, S स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी। बात समझे कि नहीं, क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका यूनिट क्या हो जाएगा, राइट, इसका यूनिट, तो यूनिट क्या बनने वाला है भाई, ये क्या हो गया, जूल, क्या हो गया, पर किलोग्राम पर केल्विन। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन हो जाएगा, राइट। आगे देखेंगे इसका डायमेंशन फॉर्मूला, किसका, इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो अगर डायमेंशन फॉर्मूला देखें तो क्या बनेगा, क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर टी रेस टू माइनस टू, ml स्क्वायर टी रेस टू माइनस टू अपॉन ये क्या है m, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया, केल्विन है ना, रखेंगे तो क्या बनेगा, m से m चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा l स्क्वायर टी रेस टू माइनस टू और k रेस टू माइनस वन। ओके, तो ये आपका हो जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला, क्लियर रहेगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे और सॉल्व करेंगे कुछ और क्वेश्चंस एंड ऑल्सो भी थ्योरेटिकल पार्ट कुछ हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आगे देखिए क्या होने वाला है। अगला जो टॉपिक हमारा है वो क्या है, तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। तो अगर हम यहां से हीट फाइंड करना चाहें, क्या देखना चाहें कि किसी ऑब्जेक्ट को जो हीट प्रोवाइड करेंगे वो क्या हो जाएगा, तो आपने देखा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या निकल के आया, S इज इक्वल टू आया था Q अपॉन m इंटू डेल्टा टी। तो अगर यहां से हम ये फॉर्मूला निकालें, टोटल हीट गिवन टू एनी सब्सटेंस for raising temperature by delta t, ठीक है ना, if mass is m ग्राम। तो Q इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, बोलिए m s इंटू डेल्टा टी। जो Q का फॉर्मूला निकलेगा क्या हो जाएगा, m s इंटू डेल्टा टी। तो यहां अगर हम देखें जो इसका हीट होगा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। आप सिंपल सी बात जानते हैं भाई, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा रहेगा, एक इतना बड़ा है एक इतना बड़ा है, इसमें कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आप जब हीट करेंगे तो हीट भाई हीट एब्जॉर्ब कौन करेगा, मॉलिक्यूल्स ही तो करेंगे। तो इसका मतलब कम मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो क्या होगा, कम हीट एब्जॉर्ब करेगा। इसके पास ज्यादा मॉलिक्यूल है, क्या करेगा, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। बड़ा सिंपल सा बात है, आप ऐसे समझ सकते हैं भाई, कोई अगर छोटा आदमी है तो क्या करेगा, कम खाना खाएगा, अगर कोई हैवी है तो क्या करेगा, वो ज्यादा खाएगा, उसकी कैपेसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, टोटल जो हीट प्रोवाइडेड टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मास के। एंड ऑल्सो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा, हीट बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हीट प्रोवाइडेड टू एनी ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर रहेगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगी यहां इस दोनों पॉइंट पे। ओके, अगला जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या पढ़ेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में हम लोग क्या है, स्टडी करेंगे। तो जरा देखते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो अगला हेडिंग हमारा है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ध्यान से समझना, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो सकता है भाई, हीट कैपेसिटी क्या था, बोलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था। किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हमने हीट प्रोवाइड किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस बोलते हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बोलिए किसी 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर, किसी 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए मोलर, बोलिए हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस, उसको नाम देंगे। क्लियर रहेगा। तो अगर यहां डिफाइन करना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका नाम
दे सकते हैं। ओके, तो जरा मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक कोई सब्सटेंस है जिसका मास कितना है m है और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है कैपिटल M है, राइट। आप जानते हैं भाई जब मोल आएगा, क्या आएगा, मोल आएगा तो मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूला आपको मालूम है। तो यहाँ हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोलिए मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में। लेट डेफिनेशन पहले देखते हैं। द अमाउंट ऑफ heat required, the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree centigrade is called, क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मान लीजिए आपके पास म्यू मोल सब्सटेंस है, कितना है, म्यू मोल सब्सटेंस है। लेट वी रेज द टेम्परेचर ऑफ म्यू मोल substance by delta T degree centigrade, right, by delta T degree centigrade, then molar specific heat capacity is given by, इसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट गिवन अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यू इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, आपका मोलर स्पेसिफिक हीट का फार्मूला हो जाएगा। किसका फार्मूला हो जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट का ये क्या हो जाएगा भैया, फार्मूला हो जाएगा, राइट। तो यहां हम बड़ा सिंपली समझ सकते हैं, कहीं कहीं भी इसको क्या लिखा होता है, ऐसा भी लिखा होता है, डेल्टा क्यू बटा म्यू इंटू डेल्टा टी। बात तो वही है, कुछ अलग थोड़ी है, राइट। तो ये क्या हो गया, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। अगर इसका यूनिट देखें, क्या देखें इसका यूनिट, तो आप लिख सकते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट, बोलिए एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर मोल पर डिग्री, सॉरी एसआई यूनिट लिखना तो क्या हो जाएगा, जूल पर मोल पर केल्विन हो जाएगा। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर मोल पर केल्विन हो जाएगा, इसका एसआई यूनिट क्लियर रहेगा। तो आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो रिलेशन पढ़ेंगे, राइट। तो एक रिलेशन पढ़ सकते हैं कि भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, किसमें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या रिलेशन होता है, इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले पढ़ते हैं टाइप ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। तो दो टाइप का होता है, जरा देखते हैं क्या क्या। तो टाइप्स में देखेंगे, ओके। तो अगर हम टाइप्स में देखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, मोलर, पहला क्या हो जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीपी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole of gas, 1 mole of gas, अच्छा और भी सब्सटेंस हो सकता है, by 1 degree centigrade is called, क्या बोलेंगे, molar specific heat capacity, molar specific heat capacity, right. It is represented by
Cp। C मतलब क्या हो गया, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और P मतलब क्या हो गया, एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसे ही सेम डेफिनेशन क्या हो जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। तो वही क्या हो जाएगा आपका, बोलिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सीवी से करेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दोनों टाइप्स हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। अगला पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री। क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बड़ा ध्यान से आप लोग स्टडी करेंगे इस बात को। तो जरा देखते हैं व्हाट इज मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अगला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो इसमें क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में, अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये क्या है, कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर T1 है, ये कोई कूल्ड ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, T1 इज लेस देन T2। अगर इन दोनों को हम लोग कॉन्टैक्ट में लाएं किसी रॉड से, तो हीट क्या होगा, यहां से यहां फ्लो होगा। क्लियर है, हीट क्या होगा, यहां से यहां फ्लो होगा। कहने का मतलब क्या होगा, ये हीट लॉस करेगा और ये हीट गेन करेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में क्या हो जाता है, हीट लॉस बाई, यही मेन लाइन है, हीट लॉस्ट बाई हॉट ऑब्जेक्ट, हीट लॉस बाई हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीट गेन बाई कोल्ड ऑब्जेक्ट, हीट गेन बाई कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द लॉ ऑफ, बोलिए कैलोरीमेट्री। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री, राइट। यही क्या है आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, बोलिए लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री, राइट। अगर इसमें क्या हो गया, एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T1 है, दूसरे का T2 है, मतलब पहला एक गर्म है और दूसरा थोड़ा उससे कम गर्म है या ठंडा है आप बोल सकते हैं। तो अगर कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, ये हीट लॉस करेगा और ये हीट गेन करेगा। तो एक बॉडी जितना हीट लॉस करेगा दूसरा उतना क्या कर लेगा, हीट गेन कर लेगा। इसी प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोलते हैं। क्लियर रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, अगला पढ़ेंगे स्टेट चेंज, राइट। तो क्या करते हैं, स्टेट चेंज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं स्टेट चेंज क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय स्टेट चेंज, कहने का मतलब क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का हम टेम्परेचर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। मान लीजिए m ग्राम का ऑब्जेक्ट है और इसका टेम्परेचर क्या करें, बढ़ाएं, तो क्या हो जाएगा, बोलिए। पहले तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि हीट गेन करता जाएगा। हीट गेन करने के बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब इसके मॉलिक्यूल्स को जो बॉन्डिंग है, यानी बॉन्ड एनर्जी के बराबर क्या हो जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, इसका स्टेट चेंज होने लगेगा, राइट। और स्टेट जब चेंज होता है तो जो हीट प्रोवाइड हम लोग करते हैं वो क्या हो जाता है, Q इज इक्वल टू M इंटू एल होता है, राइट। Q इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू एल बोलते हैं। तो ये आपका हो गया स्टेट चेंज का कॉन्सेप्ट। हम लोग अगर यहाँ देखें तो L एक कांस्टेंट आ रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। क्लियर। सो लेटेंट हीट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जरा समझिएगा। लेटेंट हीट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change the state of 1 gram of substance, 1 gram of substance at standard pressure is called, बोलिए, latent heat, is called latent heat। क्लियर रहेगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल L। सो L का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, Q अपॉन M। क्या हो जाएगा डेफिनेशन, L इज इक्वल टू Q अपॉन M। तो अगर इसका SI यूनिट हम चेक करें, क्या चेक करें, SI यूनिट, तो क्या हो जाएगा, जूल पर किलोग्राम। क्या हो जाएगा जी, जूल पर किलोग्राम। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलिए। डायमेंशन फॉर्मूला अगर देखेंगे L का तो क्या हो जाएगा, M L स्क्वायर T रेज टू -2।
अपॉन एम, एम क्या है, मास है, एम हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी रेस टू -2 हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स, और आगे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरी। थैंक यू।